नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बलिया की, जहां जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिलाधिकारी के माध्यम से 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे हैं। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां पंजाब के पटियाला जिले के एक परिवार ने श्रद्धा और सेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हुए 102 वर्षीय सुनहरी देवी को कांवड़ यात्रा में शामिल कराया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अमरोहा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जोया टोल स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर की जा रही निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जाए। अमरोहा पुलिस आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल के माध्यम से कांवड़ यात्रा की लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और निर्बाध यात्रा का अनुभव मिल सके। का पवित्र महीना शुरू हो गया है। कांवड़िए जो हरिद्वार से जल लेके आते हैं और हमारे यहाँ ब्रजघाट से जल उठाते हैं, अपने अपने गंतव्य पर शिवालयों में और मंदिरों में चढ़ाते हैं। उन सभी कांवड़ियों ने भी आना शुरू कर दिया है। उनकी सुरक्षा के लिए और सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्थाएँ पुलिस और प्रशासन ने की है। जो कांवड़ियों के रूट हैं उन सबको सेग्रीगेट किया गया है। सब कांवड़ियों के अलग अलग रूट रहेंगे, उन पर कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा। उनके सहायतार्थ पुलिस के पिकेट बीच बीच में लगाए जाएंगे और उनका कोई एक्सीडेंट ना हो या उनसे कोई किसी प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए सुविधाएं की गई हैं। रोड सारे क्लीन करवाए गए हैं और जितनी भी उनके कांवड़ के संबंध में व्यवस्थाएँ होती हैं सभी पूर्ण कर दी गई। क्या संदेश देना चाहेंगे? पवित्र महीना है, सभी अच्छे से इस महीने को मनाइए। जिस भावना से ये मनाया जाना चाहिए उस भावना के साथ हम इसको मनाएं, यही मेरा सब कुछ है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन सिंह यादव की रिपोर्ट। बलिया में जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे हैं। पार्टी ने देश में जातिगत जनगणना कराने, राष्ट्रीय संपत्तियों के निजीकरण को रोकने और पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग की है। इसके साथ ही नीट व अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने का कड़ा विरोध जताया है। पार्टी ने गिरफ्तार छात्रों की रिहाई, मृत छात्रों के परिजनों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। बता दीजिए। मैं दयाल शंकर वर्मा, जन अधिकार पार्टी जिला महासचिव बलिया। जी, क्या कहेंगे आज किस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी पार्टी की कुछ मांगे थी जो ज्ञापन ऊपर से कार्यालय से आया था और उस ज्ञापन को महामहिम जी को पहुंचाना था। डीएम साहब के जरिए हम लोगों ने दिया। जिस तरीके से उन्होंने मांग 8 सूत्री है हमारी, 8 सूत्री मांगे हैं और पहले का ज्ञापन है उसमें भी 3 सूत्री मांगे बची हुई है, उसको दी गई है। जी, बात करें कि जो भी आपने मांग किया, सरकार को आपने भेजा, अगर बात करें बलिया में इन सभी मांगों पर क्या स्थिति है अभी? धरातल पर तो कुछ भी नहीं है ऐसी। यहाँ बलिया में नहीं, पूरे प्रदेश में कहाँ है जातीय जनगणना जो अभी हमारे विधि प्रकोष्ठ वकील साहब ने बताया, तो क्या हो रही है? बिल्कुल नहीं हुई है। और जो शिक्षा एक समान चाहिए, बिल्कुल ही शिक्षा समान एक जैसा नहीं है। गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान हमारी पार्टी का एक नारा है, जन अधिकार पार्टी का, जिसको बिल्कुल ही इसको धरातल पर नहीं है, उतारा नहीं गया। ठीक है, तो आने वाले समय में अगर मांगे नहीं अगर पूर्ण होती है तो फिर किस तरीके से आप लोगों का प्रदर्शन या फिर क्या? जितनी हम लोगों की क्षमता है, जितनी हम लोग का संगठन है, अपनी मांग कर रहे हैं, उस टाइप का हम लोग नहीं है और ना ही केंद्र में बैठे हैं, ना ही प्रदेश में बैठे हैं कि इसको हम लोग लागू करा सकते हैं। लेकिन मांग तो हम कर सकते हैं ना, अपनी आवाज़ को तो बुलंद कर सकते हैं। नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम आलोक वर्मा है और मैं जन अधिकार पार्टी में ब्रीफकोट जिला अध्यक्ष के पद पर इस समय हूँ। क्या मांग है, किन मुद्दों को लेकर आप जिला? हाँ, देखिए, हम लोगों के मुद्दा ये है जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, बढ़ती नहीं जा रही, किया जा रहा है। तो छात्रों के ऊपर जो दर्ज फर्जी मुकदमा है उसको वापस किया जाए, गिरफ्तार छात्रों को अविलंब रिहा किया जाए। प्रदर्शन के दौरान जो छात्रों को मृत्यु हो गई है उस छात्रों को मुआवजा मिले और लगभग 5 करोड़ रुपया मुआवजा मिले एक को, और घायल छात्रों का इलाज समुचित किया जाए। और हमारा एक और पत्रक जो हमने दिया है आज ही, तो उसको जो जातिगत जनगणना है, आज तक ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हुई। गाय की हो गई, भैंस की हो गई, बकरी की हो गई, पशुओं की हो गई, पेड़ पौधों की हो गई, लेकिन हम लोगों की जनगणना नहीं हो रही है। तो हमारा विशेष मांग है कि जो ओबीसी की जनगणना है उसको सुनिश्चित किया जाए और जो ये हमारे देश में जो कंपनियां पहले से बनी हुई थी उसको कौड़ी के दाम में जो बेचा जा रहा है उद्योगपतियों को, उसको रोका जाए। और जो पेट्रोल डीजल पे जो
नाजायज टैक्स वसूला जा रहा है। जैसे लग रहा है कि हम लोग चाइना और पाकिस्तान से आके और यहाँ बसे हुए हैं और मोदी जी के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी है यहाँ के लोग, तो इसके दामों में कटौती किया जाए। और जो ये छात्रवृत्ति की सुविधाएं ख़त्म हो गई है, सामान्य वर्गों को EWS लाद दिया गया और हम लोगों की जो भी चीज़ें हैं जो मिलता था जिससे गरीब छात्र पढ़ते थे छात्रवृत्ति रूपी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, उसको लागू किया जाए। और जो शिक्षा की नीति है उसको थोड़ा सा बदला जाए, उसको सुदृढ़ किया जाए और किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पे मिलना चाहिए, ताकि हम लोग जो किसान वर्ग के लोग हैं वो देश में उन्नति कर सके। इसी के साथ जो व्यापारियां हैं जो बिजली माफ़ किया जाए का भी सूत्र है यहाँ पे। तो जो नाजायज़ तरीके से मीटर के थ्रू जो बिजली और पैसे लाद दिए जा रहे हैं लोगों पे, उसको भी माफ़ किया जाए, कर्ज से मुक्त किया जाए। और किसानों के जो मूल्य है भुगतान, गन्ना मूल्य है, उसको भुगतान किया जाए समय समय पर। और जो बेरोजगार युवक हैं, अब क्या कहें, 2 लाख का नौकरियां तो मिल ही रही होगी, बेरोजगार युवकों को पता चल रहा होगा कि कितने करोड़ की नौकरियां मिल रही हैं उन लोगों को, कितने करोड़ लोगों को नौकरियां मिली है। तो इस हिसाब से जो हमारी मांगे हैं, हम अपनी मांगे माननीय DM साहब के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति को दे रहे हैं, ताकि कुछ हमारे देश की व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। इसी के साथ में अपनी बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गाजियाबाद में सावन के पहले सोमवार पर प्राचीन श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ब्रह्म मुहूर्त से मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष गूंजते रहे। कांवड़ियों और शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिनमें बैरिकेडिंग, CCTV निगरानी, पुलिस बल और चिकित्सा व्यवस्था शामिल रही। दिल्ली NCR सहित कई जिलों से पहुंचे भक्तों ने दूधाभिषेक, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। सावन माह के पहले सोमवार पर लगातार सभी मंदिरों पर आज भक्तों का तांता लगा हुआ है और हमारी मौजूदगी है गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में, जहां आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर सुबह से ही गाजियाबाद के इस दुधेश्वर नाथ मंदिर पर लगातार हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है और लंबी लंबी कतार में सुबह से ही भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर का वो प्रांगण है जहां पर लंबी लंबी कतारों में महिला और पुरुष और बच्चे भी इस कतारों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आज गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में दिल्ली NCR से काफी लोग पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो कतार है जो सुबह से ही भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार महादेव के आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ एक लंबी कतार में अपने हाथों में जलाभिषेक और दूध, गंगा जल और जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है धतूरा, बेल पत्र आदि लेकर यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ इतनी लंबी कतार में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि कब से ये कतार में है और ये कब से यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी, कब से आप यहाँ और आज आप क्या लेके मनोकामना लेके पहुंचे हैं? देखिए, बाबा को जल चढ़ाना हम हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आज सावन का पहला सोमवार है, जल चढ़ाना अति आवश्यक। दुधेश्वर नाथ मंदिर की क्या मान्यता है? देखिए, मैं बाहर से आया हूँ, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बाबा अच्छे हैं, पालू हैं। देखिए, भक्तों का कहना है कि हम बाहर से आए, ये इस मंदिर की सबसे बड़ी सुप्रसिद्धि है कि यहाँ पर लोकल से नहीं बाहर से भी काफी यहाँ पर बरसात अपने मनोकामना को लेकर आए। हमारे साथ कुछ और भक्त भी मौजूद है जिनके हाथ में एक लोटा है, इसमें गंगा जल है और प्रसाद बोलने की माला है और अपराजिता की माला है हमारे पास। और हम काफी सालों से दुधेश्वर नाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं और एक यहाँ का महत्व है चालीसा का, जो 40 दिन का एक व्रत होता है चालीसा का, वो अभी मेरा चल रहा है सावन के महीने में। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध कि वो आए और अपना धर्म लाभ उठाएं और बहुत ही वो शक्तिशाली मंदिर है, यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आप भक्तों की भी जरूर होगी। हर हर महादेव। देखिए, जिस तरीके से भक्त कह रहे हैं कि इस दुधेश्वर नाथ मंदिर में यदि कोई व्यक्ति 40 दिन की सावन माह में पूजा करता है तो भोलेनाथ उनकी जरूरी मनोकामना पूरे करते हैं। आप तस्वीरों में और देखेंगे तो लगातार पीछे देखिए कतार जो है लंबी होती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। कितनी 40 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भक्तों का जो है भोलेनाथ को लेकर जो आस्था है वो टूटने का नाम ले रही है। आप तस्वीर में देखिए, प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है।
गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, सी न्यूज भारत के लिए। ललितपुर में नशा मुक्त भारत अभियान मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ब्रह्म कुमारीज द्वारा पूज्य दादी प्रकाश मणि जी की पावन स्मृति में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महा अभियान का शुभारंभ 6 अगस्त से 30 अगस्त तक किया जाएगा। अभियान की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी देने के लिए ब्रह्म कुमारीज के वरदानी भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि इस महाअभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जन जागरूकता फैलाना है। अभियान के दौरान देश भर में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा कार्यक्रम, जन जागरण अभियान, जागरूकता रैलियां, संगोष्ठियां और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को नशा न करने और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई जाएगी। प्रेस वार्ता है, किस संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी है? जी, आज प्रेस वार्ता रखी है, किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी है? आज की प्रेस वार्ता हमने नशा मुक्त भारत प्रतिज्ञा महाअभियान के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी है। ये संकल्प ब्रह्मा कुमारीज का है कि हम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचकर उनको नशा से मुक्त जीवन जीने की कला सिखाएं। इस दिशा में उनके हम सहयोगी बन सकें, मार्गदर्शक बन सकें, क्योंकि नशा न सिर्फ व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और विश्व के लिए भी उसकी जो आदत है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। तो इस दिशा में हमने ये कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज ने आयोजित किया है। 6 अगस्त से 20 अगस्त तक ये अभियान चलेगा प्रतिज्ञा लेने का। इसी उद्देश्य से ये आज का आयोजन प्रेस वार्ता रखी है। तो क्या कहना है हमारे चैनल के माध्यम से आपसे ललित प्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें यही संदेश देना है कि आप सब इससे जुड़िए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने मित्र संबंधियों को नशे से दूर रहने की शिक्षा दीजिए और उसमें उनका सहयोग कीजिए कि किस प्रकार से वो इस आदत को छोड़ सकें। यही जागृति, ये जन आंदोलन ये संस्था चला रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। थाना वृंदावन क्षेत्र के देवराहा बाबा राजपुर आश्रम के पास स्थित वेदांती आश्रम में अज्ञात लोगों द्वारा 70 वर्षीय संत अखंडदास रामखंड के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया। हमले में संत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि संत अभी बेहोशी की अवस्था में हैं, जिसके कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है। पापामऊ के शांतिपुरम में भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में भगवान महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा शांतिपुरम से शुरू होकर फाफामऊ चौराहा, नेहा चौराहा सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस शांतिपुरम पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान दक्ष प्रजापति की आकर्षक झांकियां, बैंडबाजी और जयघोष के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मार्ग पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कार्यक्रम में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर काम कर रही है और आगामी चुनाव में पूर्वांचल की सीटों पर विशेष ध्यान रहेगा। देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर हमारे भागीदारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी बूथ स्तर पर संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है पूर्वांचल की 125 सीटों और विधानसभा बुंदेलखंड की विधानसभा, यानी बुंदेलखंड में 9 जिले 27 विधानसभा, जो कुम्हारों की खान के नाम से जाना जाता है। 22.5% आबादी अकेले कुम्हार समाज की है। 35,000 से शुरुआत होती है। 35,000, 38,000, 40,000, 42,000, 50,000, 60,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है, लेकिन हमारी भागीदारी शून्य के बराबर है। आज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाकर हमारे तमाम लाखों नौजवान सिपाहियों को
अपना डंडा झंडा और अपनी विचारधारा को पकड़ा दिया है और उसी को लेकर हम युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और 125 सीटों की तैयारी चल रही है पूर्वांचल में। क्या भागीदारी पार्टी चुनाव लड़ेगी या किसी बड़े दल की गठबंधन करेगी? देखिए, हमारे लिए खुले हुए विकल्प हैं। जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा, भागीदारी पार्टी की बात करेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अगर हमको 10 सीट देगा तो हम उसको उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर उसको जिताने का काम करेंगे। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो। 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 22,000, 28,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है। लेकिन अभी तक हमारे वोट की कोई गणना नहीं थी, लेकिन माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाकर हमारी हिस्सेदारी दिलाने के लिए एकदम युद्ध स्तर पर डंके की चोट पर आगाज कर दिए हैं। फाफामऊ विधानसभा से क्या आपकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी? फाफामऊ विधानसभा से देखो, हमारे प्रभारी ये रामचंद्र प्रजापति जी हैं। कल हमारी 35 लोगों की सूची जारी हो रही है, विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची कल हम जारी कर रहे हैं और उसके बाद फिर आगामी सूची जारी होगी। 125 सीटों पर हमारे प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं और मजबूती के साथ जो भागीदारी की बात करेगा, भागीदारी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और जो हमको इग्नोर करने का काम करेगा तो हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे। हमारा नेता यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, यह एक जागरूकता अभियान के तहत महाराजा दक्ष प्रजापति का जयंती का कार्यक्रम था और पूरे हमारे जनपद से लोग आए हुए थे जो पदाधिकारी है पार्टी के, और हुजूम तो आप लोगों ने सड़क पर देखा। 2027 में भागीदारी पार्टी कितनी विधानसभा सीटों को चुनाव लड़ेगी? देखिए, कल मैं 40 लोगों की सूची जारी करने जा रहा हूँ। आज उस पर हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं और महासचिव जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, ये लोग अभी डिस्कशन करके, मेरे पास 113 लोगों का बायोडाटा आया हुआ है, तो उसमें अभी हम 40 लोगों का सिलेक्ट करके कल या परसों में सूची जारी करने जा रहे हैं। भागीदारी पार्टी अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि भाई देश में मोदी जी की लहर है, लेकिन गठबंधन से सरकार चल रही है, और यहाँ जगह बाबा की लहर है प्रदेश में, यहाँ भी गठबंधन की सरकार चल रही है। तो गठबंधन वाले भी कह रहे हैं कि नेताजी आइए साथ में ललकारा जाए मिलके। तो क्योंकि हम लोग चाह नहीं रहे हैं कि जो नकली पीडीए यहाँ घूम रहा है, पीडीए वाले क्या है, कभी हम लोग उनकी सरकार बना देंगे तो घर में घुस के मारेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसलिए हम लोगों ने भी मूड बनाया है कि भाजपा के साथ ही गठजोड़ बना के चुनाव लड़ा जाए, और नहीं गठजोड़ हुआ तो 403 सीटों पे लड़ेंगे हम लोग। क्या भागीदारी पार्टी चुनाव किसी बड़े दल से क्या गठबंधन करेगी? अरे यहाँ जगह सब लोग चक्कर में लगे हमारे साथ आ जाए। पिछले साल अखिलेश जी हमको धोखा दे दिए थे, इस बार अपने चेलों को लगाए हैं कि भैया ये भागीदारी पार्टी वाले के पकड़ ही लेता। लेकिन हम लोग ये जो जाति आधारित जो दल हैं जिन्होंने देश को, प्रदेश को बर्बाद कर दिया, उस दिशा में नहीं जाना चाह रहे हैं। मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सही दिशा में काम कर रही है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सही दिशा में काम कर रही है उसके साथ काम किया जाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही और कांग्रेस पार्टी ने कभी हमारे लोगों को कुछ भी नहीं दिया, और बहुजन समाज पार्टी में हमारे लोगों को बहुत घसीटा, बेचारे बहुत कार्यकर्ता लगे रहे, कुछ नहीं मिला। और सपा का तो जान ही रहे हो, हमारे लोगों का, प्रजापतियों का खास तौर पर नेताजी ने खून उतरवा लिया और भागीदारी नहीं दिया। आज प्रदेश के 1750 थाने में उनका भाई दिखता है हर जगह, बेचारे हमारा समाज, अति पिछड़ा समाज कहीं दिखता नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि नेताजी पार्टी टाइट करिए, पार्टी के बैनर तले लड़ा जाए और ललकारा जाए इन लोगों को। और एक बात और बता दूं, ये पीडीए है, नाम मात्र का पीडीए है, अंदर बहुत नकली काम है इसमें। और उधर देखा मुस्लिम भाई भी उधर भाग रहे हैं ओवैसी भाई की तरह, तो इस बार ये लोग सिर्फ एक ही जाति के लोग वोट देंगे इनको। तो कहीं हम सोच रहे हैं वही हाल इनका भी ना हो जाए, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पाई है और कहीं वही स्थिति इनकी भी ना हो जाए। इसलिए जो है हम लोगों ने मूड बनाया है कि सनातन व्यवस्था को मजबूत करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें राजभर समाज और निषाद समाज, पटेल समाज, कई जाति के लोग और जाट समाज, कई जाति के लोग वहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई भाजपा को ही जो है उसके साथ मोर्चा बना के अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। पर्चे दे दीजिए। प्रेमचंद प्रजापति, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पार्टी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर पाडेला महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
सुबह से ही बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा मंदिर में पहुंचकर दर्शन और जलाभिषेक करते नजर आए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर एसीपी थरवई डॉक्टर अरुण पराशर पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे और मंदिर परिसर, प्रवेश निकास मार्गों व भीड़ प्रबंधन की निगरानी की। पुलिस बल और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ यातायात व सुरक्षा व्यवस्था भी संभाली गई। पुलिस की सतर्कता के चलते श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। देखिए, आज सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर पूरे सर्किल की फोर्स, इनफैक्ट पूरे जनपद की फोर्स यहाँ पर है और पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं और लोकल वॉलंटियर्स की भी हमारे सपोर्ट मिल रहा है हमको। तो लगभग 150 लोग लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज़ में, डाइवर्जन ड्यूटी, ट्रैफिक ड्यूटी और बैरियर ड्यूटी, और लोगों को गर्भगृह में वो सकुशल दर्शन कर सकें, उसके लिए भी फोर्स हर जगह लगी हुई है। और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना किसी भी श्रद्धालु के साथ ना हो, उसके लिए भी फोर्स हमारी चौकन्नी है और विभिन्न पॉइंट्स पर जहाँ पर भी समस्याएं पूर्व में आती रही हैं वहाँ पर फोर्स है और वो अपने सतर्क है और सारे श्रद्धालुओं को सकुशल जलाभिषेक और दर्शन कराए जा रहे हैं। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए? और देखिए, पूर्व में महिला श्रद्धालुओं के साथ कुछ समस्याएं रही हैं, उसके दृष्टिगत सफिशिएंट नंबर अपनी फोर्स का और महिला कांस्टेबल्स और महिला एसआई भी लगाई गई हैं और इंटेलिजेंस के भी लोग लगे हुए हैं ताकि उनको कोई भी समस्या आए तो तुरंत उसका निराकरण किया जा सके। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सहारनपुर में पंजाब के पटियाला जिले के एक परिवार ने श्रद्धा और सेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हुए 102 वर्षीय सुनहरी देवी को कांवड़ यात्रा में शामिल कराया। पोते जोगिंदर कुमार और परिवार के सदस्य हरिद्वार से गंगा जल लेकर दादी को पालकी में बैठाकर यात्रा कर रहे हैं। कई बार उन्हें कंधों पर उठाकर भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जोगिंदर ने बताया कि दादी के आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि बनी हुई है और उनके संस्कारों से प्रेरित होकर ये धार्मिक यात्रा की जा रही है। उन्होंने युवाओं से माता पिता और बुजुर्गों की सेवा व सम्मान करने की अपील की। परिवार के 9 सदस्य दादी के साथ इस यात्रा में शामिल हैं। सुनहरी देवी ने सभी के सुखी और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया। ये कांवड़ यात्रा बुजुर्गों के सम्मान और पारिवारिक संस्कारों की अनूठी मिसाल बन गई है। मेरा नाम सोनू, हम गांव मरधड़ी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, तहसील सुनाना। कांवड़ करा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते भी कितना अच्छा लग रहा है। आजकल बच्चे अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं माँ बाप को, तो आप माता को कांवड़ यात्रा नहीं, मैं जिस परंपरा से आता हूँ ना, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत कम है मतलब देखने की तो मिलती है एग्जाम्पल, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा भी नहीं है, पर ऐसे भी है, बहुत सेवा करते हैं। चलो हमारी तो दिख गई, उससे भी ज़्यादा हमारे से भी ज़्यादा करने वाले बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है भी हम ही हैं जो कुछ है। अम्मा की उम्र होगी 100 साल के आसपास। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। जोगिंदर कुमार सर। जिनको कांवड़ पे आप यात्रा कर रहे हैं, क्या लगते हैं? मेरे दादी जी हैं जी। कैसा लग रहा है दादी जी को कांवड़ यात्रा कराते हुए? हैं जी, कैसा लग रहा है यार? कितनी बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरी दादी जी की उम्र 100 साल प्लस हो चुकी है। व्यवस्थाएं कैसी है यूपी में? व्यवस्था यूपी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है सर। खासकर मैं आदित्यनाथ योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। पहले हम टीवियों में, न्यूज़ों में देखते रहते थे कि यूपी के अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल होता था यात्रा कावड़ के समय, कावड़ लेकर के। और आज के समय में अगर देखें तो महसूस ही नहीं होता कि हम यूपी में हैं, ये लगता है जैसे हम अपने घर में पंजाब चल रहे हैं। और युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा सर कि हर अगर बच्चा अपने माँ बाप को अच्छे केयर दे, जैसे कि हम अपनी दादी जी को लेके आए हैं, ऐसे अगर हर बच्चा अपने माँ बाप को उठा करके एक दर्शन भगवान जी के चरणों में करवाए तो जो श्रवण कुमार जी को सुनते आए हैं वो देखने को भी मिलेगा सर। पहली बार सर पहली बार। अम्मा जी, नाम क्या है आपका? सुनारी। कहाँ से आए हैं? पटियाला से। अम्मा कावड़ में आए हैं, कैसा लग रहा है? बच्चे कावड़ यात्रा करा रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्या कहना, अपने राजी खुशी रहेंगे, खावा और
तो आजकल के बच्चे सब धार्मिक कार्यों में कम भाग लेते हैं। आपके बच्चे आपको भी घुमा रहे हैं, खुद भी धार्मिक कार्यों में लगे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे अम्मा? मेरे तो सोनी कर रहे हैं। हाँ। मन कोई दुख नहीं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतहर की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन नवीन अरोरा ने भदोही पहुंचकर कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर पूनम, पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी, एएसपी शुभम अग्रवाल सहित अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था, रूट डायवर्जन, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया गया। एडीजी ने पुलिस बल की तैनाती, शिविरों में भोजन, पानी, चिकित्सा, लाइट, फायर सर्विस, एम्बुलेंस और क्रेन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस लाइन में सलामी के बाद कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन कैमरे, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, अफवाहों पर कार्रवाई, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, यातायात व्यवस्था और लंबित मामलों के निस्तारण सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। एडीजी ने अधिकारियों से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आप भदोही दौरे पर रहे, क्या यहाँ पर मीटिंग में चर्चा हुई, क्या प्राथमिकताएं हैं? अभी फिलहाल तो आप जानते ही हैं कि कांवड़ चालू इस समय चल रहे हैं, लगातार श्रावण मंथ की शुरुआत हो चुकी है। तो जो प्रयागराज से आने वाले कांवड़िए हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी व्यवस्था देखने के लिए आज ये भ्रमण किया गया है। और बनारस से चलकर बाबू का सराय होते हुए और आई थाना होते हुए भदोही गोपीगंज तक हम लोग ने साथ में इंस्पेक्शन किया। डीआई साहब और एसपी साहब साथ में थे। वहाँ जितने भी कट्स हैं उन पे क्या व्यवस्था की गई है, वन साइडेड जो रोड चल रही है वहाँ की क्या व्यवस्था है, हमारे अपने बैरियर्स कहाँ लगे हैं, पुलिस फोर्स जो डिप्लॉय है उनसे बात की गई कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी ब्रीफिंग कैसी है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उनके लिए भी जो कैंप बने हुए हैं, वहाँ के भोजन पानी की, चिकित्सा की व्यवस्थाएं, साथ में जो पुलिस की व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें फायर सर्विस है, एम्बुलेंस है, हमारी अपनी क्रेन्स हैं अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए, प्लस श्रद्धालुओं के लिए भी जो उनकी सुविधाओं के लिए व्यवस्था है, लाइट की, रोड क्लियरेंस की, वो सब काफ़ी डिटेल में देखा गया और संबंधित अधिकारियों से वार्ता भी की गई। इसके बाद यहाँ आने के बाद जो भदोही जिले के सभी पदाधिकारीगण हैं, एसएचओ और जो इनके शाखा प्रभारी के साथ सभी गेस्टेड अफसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की गई, जिसमें जो आपके 2 प्रेजेंटेशन एसपी साहब ने किए जो कांवड़ियों पे या श्रावण मेले पे थे और दूसरा क्राइम कंट्रोल और बाकी व्यवस्थाओं पर थे, उसमें जो चीज़ें निकल के आई उसके बारे में ब्रीफ किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी सर की प्राथमिकताओं पर वार्ता की गई और उनकी प्रगतियों पर भी समीक्षा की गई। जो प्रमुख बातें हम लोगों को देखनी है उसमें महिला एवं बाल अपराध को रोकने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, साइबर अपराध रोकने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं। इस प्रमुख मंथ में हमारे लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं। अपराध नियंत्रण निवारण तो हमारा मूल कार्य यही है जिस पे करेंगे, और यातायात प्रबंधन पर काफ़ी जोर दिया गया। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो प्राथमिकता आज तय की गई है यहाँ सबके लिए, वो ये है कि हमारी कार्यप्रणाली ऐसी हो जिससे जनता का विश्वास हम पर बढ़े और कायम रहे, प्लस जनता राहत महसूस करे, बेहतरी महसूस करे कि पुलिसिंग से उनको कोई ना कोई ऐसा लाभ हो रहा है कि उनके छोटे मोटे विवाद, तनाव निपट रहे हैं, लॉन्ग जो पेंडिंग उनकी ग्रीवांसेस हैं वो रिड्रेस हो रही हैं, उनका स्ट्रेस खत्म हो रहा है। अगर हम उस पर काम कर सकें तो ये एक्चुअली मानवीय संवेदना के साथ अच्छी पुलिसिंग होगी। और जो बाकी ऐप्स टेक्निकल सर्विसेज हेडक्वार्टर ने डेवलप किए थे, जैसे क्राइम एनालिटिक्स पोर्टल है, फुट पेट्रोलिंग ऐप्स है और क्राइम कन्विक्शन एंड प्रोसिक्यूशन पोर्टल है, साथ में जो हमारा ई साक्ष्य का रिव्यू पोर्टल है, इन सब पोर्टल्स पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ है और आगे जो छोड़ा गया उससे और आगे मिलकर एक अच्छे टीम वर्क के साथ इसमें और पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएंगे। रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा मामले हैं, उनके प्रयास 100% किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पे एसपी, डीएम या हम अगर कहें कांस्टेबल लेवल से डीएसपी लेवल प्रत्येक स्तर पर, इसके अलावा कमिश्नरेट और जो हमारे डीआईजी रेंज साहबान हैं उनके लेवल पे हमेशा मीटिंग्स होती हैं। तहसील दिवस, थाना दिवस एक स्थापित परंपरा है जिसमें इन विवादों का निस्तारण का प्रयास किया जाता है।
आज भी ये बात की गई कि अगर हम राहत पहुंचा सकें, अगर हम जॉइंट टीम के माध्यम से उनके एक्चुअल ग्रीवांस को हल करें, रादर देन कि सिर्फ एक मोनोटोनस रिपोर्ट चलती रहे या एक सब इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट प्रारंभ की आखिरी तक सब लोग उसको डिक्टो करते रहे, उसके बदले मौके पर जाकर उसकी समस्या को सुनकर हैबिचुअल प्रकार के एप्लीकेंट को अलग तरीके से डील करें और जेन्युइन जो ग्रीवांस है उसको रिड्रेस करें। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छा लाभ मतलब उनको सुविधा प्रदान कर पाएंगे। सावन माह में जो हाईवे हमारा आरक्षित रहता है उत्तरी के लिए, तो ऐसे में दूसरा जो लेन है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, दुर्घटनाएं जो है अधिक होती हैं, हमने देखा गया है पिछले वर्षों में। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ काम किया गया है इस बार की दुर्घटनाएं कम होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो जैसा मैंने बताया कि 6 क्रेन्स की व्यवस्था है जो हर थोड़ी दूरी पर रहेंगी और करीब 10-10 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने बांट के किया है। एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके। कोई व्हीकल डैमेज हो उसको क्रेन से रिमूव करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा डिफरेंट कट्स को बंद किया गया है, बैरियर्स और बैरिकेटिंग लगाए गए हैं ताकि कांवड़ियों की तरफ कोई वाहन अनावश्यक ना आ पाए और उनके साथ कोई एक्सीडेंट की घटना ना हो। यहाँ तक कि जो कांवड़िये अलग अलग व्हीकल से चल रहे हैं उनके बीच में भी एक सेफ डिस्टेंस बनाना, उनके डीजेस के बारे में, उनके जो साउंड सिस्टम के बारे में वहाँ बात करना और जो उनके रास्ते में आने वाले अवरोध थे वो भी हटाए गए हैं। तो प्रशासन और पुलिस का पूरा प्रयास है कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ सही तरीके से वो जल का अभिषेक कर सकें और हमारी भी ये मनोकामना है कि हम उनको इस चीज़ में सुविधा प्रदान कर सकें। वाराणसी से सीनियर संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।